गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कार्य, ऊर्जा तथा मशीनें। बच्चों आज हमें पढ़ना है 11.3 ऊर्जा संरक्षण। हम किस प्रकार ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, है ना। आइए देखते हैं। ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न। बच्चों आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, यानी कि बच्चों ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण यानी कि परिवर्तन हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है ना। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। इस नियम को हेल्महोल्ट्ज़ नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। यदि सभी प्रकार की ऊर्जाओं को ध्यान में रखा जावे तो ब्रह्मांड में सभी ऊर्जाओं का योग स्थिर रहता है। सौर ऊर्जा के रूपांतरण को चित्र 11.2 में दर्शाया गया है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि सौर ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है। सौर ऊर्जा हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, यानी सूर्य से हमें सौर ऊर्जा मिलती है। तो सौर ऊर्जा को किस प्रकार से रूपांतरित किया जाता है बच्चों, तो आइए 11.2 में हम देखते हैं। आइए दैनिक जीवन में संबंधित कुछ घटनाओं पर विचार करें। तो बच्चों हम दैनिक जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जिन पर हमें विचार करना है। तो आइए देखते हैं। जब मोमबत्ती जलाई जाती है तब उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा में रूपांतरित होती है। बच्चों आप लोग मोमबत्ती को जलते हुए देखा है ना। और जब मोमबत्ती जलाई जाती है बच्चों तो उनमें क्या होती है, ऊर्जा संचित होती है ना। रासायनिक ऊर्जा संचित होती है और जब जलती है तो क्या उत्पन्न करती है बच्चों, प्रकाश एवं ऊष्मा, है ना। तो प्रकाश एवं ऊष्मा में मोमबत्ती जब जलाई जाती है तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है किस में परिवर्तित हो रही है बच्चों, कौन से ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, तो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होती है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे सौर ऊर्जा परिवर्तित हो रही है ना। और जैसे कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऊर्जाओं का रूपांतरण ही होता है बच्चों, नष्ट नहीं होता और न ही उत्पन्न नहीं किया जा सकता। सेकंड में हम देखते हैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ते समय हम अपने भार को ऊपर ले जाते हैं। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा हमें शरीर में संचित रासायनिक ऊर्जा यानी कि भोजन से प्राप्त होती है, जो चढ़ने के दौरान स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो यहाँ भी देखिए जब हम भोजन करते हैं बच्चों तो हमारे शरीर में एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है ना। तो ये ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित हो जाती है, तो देखिए जब हम ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ने के दौरान क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। कौन सी ऊर्जा बच्चों, रासायनिक ऊर्जा, है ना। जो संचित होती है हमारे शरीर में ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा बच्चों, वो किस रूप में, कौन सी ऊर्जा में चेंज हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। थर्ड देखते हैं बच्चों हम, जल विद्युत संयंत्रों या पनबिजली घरों में नदी के जल को बांधकर बड़ी बड़ी झीलों में ऊंचाई पर एकत्र किया जाता है। तो बच्चों जल विद्युत संयंत्र आप सभी जानते हैं कि जब बांध बनाते हैं, पानी को रोका जाता है, बांध बनाकर बहुत सारे पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है ना। और जब जो झील होती है, बड़ी बड़ी झील, ऊंचाइयों से जब पानी को गिराया जाता है तो जब पानी गिरते हैं उसके मार्ग में यानी कि उसके रास्ते में क्या लगाया जाता है, टरबाइन लगाया जाता है। ठीक है। तो टरबाइन क्या होता है, जब पानी बहुत तेज़ी से गिरती है टरबाइन पर तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित होती है बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, है ना। तो आइए देखते हैं।
जब विद्युत संयंत्रों या पनबिजली घरों में नदी के जल को बांधकर बड़ी बड़ी झीलों में ऊंचाई पर एकत्र किया जाता है, जल की यह स्थितिज ऊर्जा ऊपर से गिरकर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो बच्चों, जब ये स्थितिज ऊर्जा होती है, जब वो ऊपर से गिरती है तो ये कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित होती है? गतिज ऊर्जा में, है ना। और गिरता हुआ जल मार्ग में रखे टरबाइन को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो मार्ग होता है, जब जहाँ से जल गिरता हुआ आ रहा है बच्चों, वहाँ पर उसी मार्ग पर टरबाइन को लगा दिया जाता है और टरबाइन को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है, जो जनरेटर की विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है बच्चों? विद्युत ऊर्जा में। पूरी प्रक्रिया को इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे देखिए, झील के जल की स्थितिज ऊर्जा, बहते जल की गतिज ऊर्जा, टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा, जनरेटर की विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि किस प्रकार से ये ऊर्जा में रूपांतरित हो रही हैं, है ना। जल के जो झील के जल की स्थिति होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों, जब वो बहती है तो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है? गतिज ऊर्जा में। और जब गतिज ऊर्जा के मार्ग में, यानी कि जब वो गिरते रहती है तो उसके मार्ग में टरबाइन लगाया होता है, तो टरबाइन को ये गतिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा प्रदान करता है? यांत्रिक ऊर्जा। और ये यांत्रिक ऊर्जा किस रूप में बदला जाता है बच्चों? जनरेटर की विद्युत ऊर्जा में, है ना। यानी कि विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। ऊर्जा रूपांतरण के दौरान कुछ अनुपयोगी ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है, जैसे बल्ब के जलने में प्रकाश तो उपयोगी है, परंतु ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। बच्चों, ऊर्जा का क्षय मतलब कि हानि होता है ना। जैसे देखिए यहाँ पर ऊर्जा रूपांतरण, जब ऊर्जा रूपांतरण होता है, ठीक है, तो रूपांतरण के दौरान कुछ अनुपयोगी ऊर्जा भी क्या होते हैं? हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि बल्ब जलते हैं, आप सभी जानते हैं, सभी के घरों में बल्ब जलते हैं बच्चों। तो बल्ब जलने में प्रकाश तो उपयोगी है, जो प्रकाश हमें मिलता है वो तो हमारे लिए उपयोगी है, परंतु ऊष्मा आप जानते हैं, जब गर्मी के दिनों में अक्सर आपको महसूस होगी, तो कभी भी आप बल्ब जलाते हैं तो आपको ऊष्मा भी महसूस होती है, यानी थोड़ी गर्मी महसूस होती है ना। तो ये गर्मी ऊष्मा के कारण से होती है। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या होता है? क्षय होता है। इससे क्या होता है? ऊष्मा के कारण ऊर्जा का हानि होता है, क्षय होता है। इसी प्रकार यंत्रों से कार्य लेने के दौरान उन्हें दी गई ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा कालपुर्जों के बीच घर्षण के कारण ऊष्मा और ध्वनि में रूपांतरित हो जाती है। तो यहाँ भी बच्चों कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिससे हम कार्य लेते हैं, तो कार्य लेने के दौरान क्या होती है? उन्हें दी गई जो ऊर्जा होती है उसमें से कुछ ऊर्जा कालपुर्जों के बीच, यानी कि जब घर्षण होती है तो घर्षण के कारण ऊष्मा निकलती है। बच्चों, जिस प्रकार से आप दोनों हथेली को घर्षण करते हैं, दोनों हथेली के, तो घर्षण के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से कलपुर्जों के बीच में भी घर्षण होती है, और घर्षण के पश्चात क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है और ध्वनि में रूपांतरित हो जाती है, यानी कि उससे ध्वनि वाले ऊर्जा भी उत्पन्न होते हैं। तो ध्वनि में रूपांतरित हो जाती है, यह भी ऊर्जा का क्षय है। ऊर्जा के इस क्षय को कम करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयासरत हैं, है ना। प्रयासरत यानी कि अभी भी कोशिश कर रहे हैं बच्चों, प्रयास कर रहे हैं, अभी भी वो प्रयासरत हैं कि हमारा ऊर्जा का क्षय ना हो, है ना, जिससे यंत्रों को दी जाने वाली ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा उपयोगी कार्य में खर्च हो सके। इसलिए साइकिल के कलपुर्जों के बीच घर्षण कम करने के लिए उसमें तेल या ग्रीस डाल देते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी प्रयासरत हैं कि हमारे जो ऊर्जा है उसमें जो ऊर्जा होती है, तो हम जब कार्य करते हैं तो कार्य करने के दौरान जो क्षय होता है ऊर्जा का, वो नष्ट ना हो, वो भी हमारे उपयोग में आए और क्षय ना हो, यानी कि हानि ना हो, कम से कम हानि हो, या तो हो सके तो हम बचत कर सकें ऊर्जा का। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के जो पुर्जा होते हैं, तो इनके बीच में भी घर्षण कम करने के लिए क्या किया जाता है? तेल या फिर ग्रीस डाल दिया जाता है।
इलेक्ट्रिक पंप होता है बच्चों, सिलाई मशीन होता है, बैलगाड़ी तथा अन्य मशीनों के घूमने वाले जो कल पुर्जे होते हैं बच्चों, तो कल पुर्जों में भी तेल डालकर चिकना किया जाता है। इससे क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, निम्नलिखित सारणी में यह बताइए कि दिए गए यंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो यहाँ पर सारणी 11.1 में यंत्र दिए गए हैं बच्चों, यंत्र का नाम दिए गए हैं, जैसे विद्युत प्रेस या विद्युत इस्त्री, डायनेमो, फोटो सेल, विद्युत पंप, चाबी भरी हुई घड़ी, सेल, गुलेल, जल विद्युत संयंत्र। तो यहाँ पर ये सभी यंत्र का नाम है और ये किस ऊर्जा का है और किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है या रूपांतरण होता है। तो जैसे हम देखते हैं बच्चों, जैसे हमारा विद्युत प्रेस है, तो ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में प्राप्त होती है, हमें विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसी प्रकार से हम सेल देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो देखते हैं बच्चों, तो डायनेमो किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। फोटो सेल होता है बच्चों, तो फोटो सेल भी प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। जल विद्युत संयंत्र है, ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार से हम सब देखते हैं कि किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर और भी है बच्चों, गुलेल है, जल विद्युत संयंत्र हैं, विद्युत पंप हैं, ये सभी हैं। तो आप लोग इसे आप अपने होमवर्क में बनाएंगे और मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है, सारणी 11.1, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, इस सारणी को कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों। 11.4 मशीनें। अब हम मशीनों के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो देखिए, जब हम किसी वस्तु को खींच कर या धकेल कर हटाते हैं अथवा ऊपर उठाते हैं तब कार्य करते हैं। कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम बल लगाकर आसानी से किया जा सकता है ना, यानी कि कम बल लगाकर आसानी से किया जा सकता है बच्चों। कई कार्य, जैसे शीतल पेय की बोतल का ढक्कन खोलना, है ना। शीतल पेय यहाँ पर किसको बोला जा रहा है बच्चों, जैसे हम कोका कोला होता है, थम्स अप होता है ना, स्प्राइट की बोतल होती है। तो ये सभी के जो शीतल पेय वाले होते हैं, ठंडे कोका कोला वगैरह, तो इनका जो ढक्कन होता है बच्चों, कितने कड़क लगे होते हैं, हम नॉर्मली नहीं खोल पाते हैं। इसको खोलने के लिए हमें मशीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बोतल का ढक्कन खोलना, तेल से भरे ड्रम को ट्रक पर चढ़ाना, ट्रक के पहिए को बदलना आदि आसान कार्य नहीं है। आसान कार्य नहीं है बच्चों, ये कार्य आसान नहीं है। इन कार्यों को करने के लिए हम मशीनों का उपयोग करते हैं, है ना। हम सभी इन कार्यों को करने के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं बच्चों। यह समझ लेना आवश्यक है कि मशीन स्वयं में कोई कार्य नहीं कर सकती, है ना। यानी कि यहाँ पर जो मशीनें हैं बच्चों, ये स्वयं यानी कि खुद से कोई कार्य नहीं कर सकती। इससे कार्य लेने के लिए उसे ऊर्जा दिया जाना आवश्यक है ना। इससे कार्य लेने के लिए बच्चों हमें क्या करना है कि इसे, जो मशीन है, इसे ऊर्जा देना आवश्यक है। तो ऊर्जा कैसे देते हैं बच्चों, हमारे शरीर में ऊर्जा है ना। तो देखिए, मशीनों की सहायता से कोई कार्य आसानी से किया जा सकता है। तो मशीनों की सहायता से हम क्या करेंगे, मशीनों का थोड़ा उपयोग करके हम कोई भी कार्य आसानी से कर लेते हैं, और जो कठिन से कठिन कार्य होता है वो बहुत इजीली हो जाता है वो कार्य, ठीक है, मशीन की सहायता से। क्योंकि मशीन खुद तो कोई कार्य नहीं कर सकती, पर क्या होता है, जब हम उसमें थोड़ा हाथ लगा दें, हम अपनी एनर्जी लगा दें, तो वो कार्य आसानी से हो जाती है। जैसे देखिए, सरल मशीनें यहाँ पर दी गई हुई हैं। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग करते हैं, जिनमें चाकू, पेंच, चिमटी, घिरनी इत्यादि प्रमुख हैं। चित्र 11.3 में कुछ सरल मशीनों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चों, कुछ सरल मशीनें हैं। यहाँ पर बहुत सारे मशीन दिख रहे हैं, ये सरल मशीन के अंतर्गत आते हैं। कैंची, हथौड़ी दिखाई दे रहे हैं आपको, चिमटी वगैरह दिखाई दे रहे हैं। कुछ जटिल मशीनों का उपयोग भी अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ये सभी मशीनें दो या दो से अधिक सरल मशीनों के संयोग से बनाई जाती है। उदाहरणतः साइकिल,
सिलाई मशीन, ट्रैक्टर आदि। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये तो मशीनें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये थोड़ी सी जटिल मशीन है, ये सरल मशीन की अपेक्षा थोड़ी जटिल मशीनें हैं ये, है ना। और ये मशीनों को जब बनाया जाता है तो ये दो मशीनों के संयोग से बनते हैं, है ना, इसलिए ये जटिल मशीनें कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मशीनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो कुछ उद्देश्य हैं बच्चों जिसे पूरा करने के लिए इन मशीनों का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए कौन कौन से उद्देश्य हैं। बल को सुविधाजनक बिंदु पर लगाने के लिए, है ना, बल को सुविधाजनक बिंदु पर लगाने के लिए, बल की दिशा को इच्छानुसार परिवर्तित करने के लिए, आप जिस दिशा में चाहेंगे बच्चों उस दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। भारी बोझ को कम बल लगाकर उठाने में, है ना, हम क्या करते हैं, बहुत भारी होता है, बड़ा बड़ा जो धान का बोरे होते हैं बच्चों, या फिर कुछ वजन सामान होता है, उसको उठाने के लिए, है ना, भारी भारी वजन चीज़ों को उठाने के लिए कम बल लगाकर मशीनों की सहायता से हम उठा लेते हैं। गति को बढ़ाने में, है ना, गति को भी बढ़ावा दिया जा सकता है बच्चों मशीनों के द्वारा। सरल मशीनें वे युक्तियां हैं जो बल के प्रभाव को बढ़ा सकती है या बल की दिशा को परिवर्तित कर सकती है या दोनों कार्य कर सकती है। सरल मशीनें 6 प्रकार की होती है। तो बच्चों हम इसे यहाँ पर देख रहे हैं सरल मशीनों के बारे में, है ना। तो सरल मशीनें कौन सी युक्तियाँ हैं बच्चों जो कि बल के प्रभाव को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, है ना। जैसे हम किसी पे बल लगाते हैं तो हमसे अधिक बल न लगने के कारण वो वजन सामान उठाया नहीं जा सकता। क्या होता है, मशीन की सहायता से हम उस वजन सामान को भी उठा सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि बल के प्रभाव को क्या किया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है ना। या बल की दिशा को परिवर्तित भी कर सकती है या दोनों कार्य भी कर सकती है बच्चों सरल मशीनों के द्वारा। और सरल मशीनें 6 प्रकार की होती हैं। तो आइए कौन कौन से सरल मशीनें हैं 6 प्रकार की देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, एक में है उत्तोलक जिसे लीवर भी कहा जाता है, सेकंड में है आनत तल, थर्ड में है फन्नी या वेज, फोर्थ में है पेंच या फिर इसे स्क्रू भी बोला जाता है, फन्नी को वेज बोला जाता है ना, और उत्तोलक को लीवर बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 5 में देखते हैं घिरनी। आप सभी जानते हैं घिरनी किसे कहा जाता है, यहाँ पर डायग्राम में भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, पहिया और धुरी। तो ये 6 मशीनों के नाम है बच्चों, यहाँ पर डायग्राम भी दिए गए हैं, ठीक है। आनत तल इसे कहा जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग। उत्तोलक जिससे ये क्या है, उत्तोलक है जिससे क्या किया जाता है, देखेंगे आगे, इससे किसी भी सामान को दिशा में परिवर्तित करना, इस प्रकार के कार्य कुछ होते हैं। फन्नी, वेज, पेंच, स्क्रू ये है, घिरनी है ये, और पहिया और धुरी, ठीक है। तो आइए देखते हैं उत्तोलक यानी कि लीवर। जमीन से किसी भार को उठाने या हटाने के लिए निम्नांकित विधियों में से आप किसे उपयुक्त समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र 16.6 अ और ब। तो हम अ और ब देखते हैं बच्चों आप ये डायग्राम देखकर जान सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 3 से 4 आदमी मिलकर क्या कर रहे हैं, इस सामान को, वजन सामान को उठा रहे हैं अपने बल के द्वारा, है ना, अपना स्वयं का बल लगा रहे हैं। इसमें कोई मशीन का बल नहीं लगा हुआ है, स्वयं का बल लगाकर ये सामान को उठाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये बड़े से चट्टान आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको उत्तोलक जो मशीन आती है, सरल मशीन है, इसके द्वारा से सिर्फ एक ही इंसान इसके द्वारा इसे हटा सकता है, उठाकर दूसरे स्थान पर हटा सकता है। तो आप सभी जान रहे हैं बच्चों कि अ से बेटर क्या है, ब नंबर वाला, है ना, यानी कि हमारा जो सरल मशीन है ये ज़्यादा बेटर है किसके अपेक्षा, अ के अपेक्षा। अब हम देखते हैं चित्र 16.6 का अ नंबर के अनुसार बॉक्स को उठाकर पलटने के लिए 3 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि चित्र
11.6 ब के अनुसार एक मजबूत छड़ अथवा संबल और एक टेक का उपयोग करके केवल एक व्यक्ति ही उस बॉक्स को उठाकर पलट सकता है। यहाँ पर मजबूत छड़ या संबल एक उत्तोलक है। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, संबल है ना, मजबूत संबल है, इसी को उत्तोलक कहा जा रहा है। ये क्या करता है, एक ही व्यक्ति इसके द्वारा इस जो उलट कर पलट कर रख सकता है, बॉक्स को भी रख सकता है। इस प्रकार यदि डिब्बे का ढक्कन कस जाए, है ना, कस जाए यानी कि कभी कभी होता है ना, डिब्बे का ढक्कन जोर से बंद हो जाता है, वो खुलता ही नहीं है। जैसे कि हमारा जो कोका कोला का होता है, यानी कि शीतल पेय का जो बॉटल होता है बच्चों, उसके ढक्कन को जब हम खोलने का कोशिश करते हैं अपने हाथों से तो नहीं खुलता है। इसी प्रकार से कुछ बॉक्स होते हैं या फिर कुछ डिब्बे होते हैं जिसके ढक्कन बहुत बंद हो जाते हैं, कसकर बंद हो जाते हैं, खुलते नहीं हैं। तो देखिए इसी प्रकार यदि डिब्बे का ढक्कन कस जाए तो आप उसे किस प्रकार खोलेंगे। चित्र 11.8 में एक चम्मच के द्वारा ढक्कन खोलना दर्शाया गया है। यहाँ चम्मच क्या है, एक उत्तोलक है। तो बच्चों यहाँ चम्मच एक उत्तोलक का कार्य कर रहे हैं, एक उत्तोलक है ना, ये भी इस ढक्कन को निकालने में हेल्पफुल है। यानी कि चम्मच भी हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, अभी सरल मशीन के अंतर्गत ये आ रहा है ना। तो उत्तोलक के रूप में हमारा क्या है, चम्मच है, जो कस कर बंद हो गया है ढक्कन, डिब्बे का ढक्कन, उसको खोलने में आसानी यानी कि सहायता कर रहा है कौन, चम्मच। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जिसे किसी सुविधाजनक बिंदु पर टिकाकर उसके इर्द गिर्द स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकता है। इस बिंदु को आलंब कहते हैं। उत्तोलक द्वारा उठाई जाने वाली वस्तु को भार या प्रतिरोधक कहते हैं तथा उत्तोलक पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। चित्र 11.8 में आलंब को F से, भार को L से तथा आयस को E से प्रदर्शित किया जाता है। और F कौन सा होगा बच्चों, कैपिटल या फिर स्मॉल, तो कैपिटल लेटर में है ना, और L भी कैपिटल लेटर और E भी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक उत्तोलक है ना, और आयास को किससे दर्शाया जाता है बच्चों, ई से, कैपिटल ई से दर्शाया जा रहा है। यही इसी को क्या बोला जाता है, आयास बोला जाता है। और प्रतिरोधक को एल से, सॉरी बच्चों, आलंब को एफ से दर्शाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यदि इधर आलंब को एफ से दर्शाया जाता है तो प्रतिरोध एल से यहाँ पर होगा और आयास यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से यदि आलंब एफ यहाँ पर होगा तो आयास ई से, कैपिटल ई से दर्शाया जाता है, यहाँ पर होगा, और प्रतिरोधक एल यहाँ पर। तो 3 प्रकार के यहाँ पर उत्तोलक दिखाए गए हैं बच्चों, है ना। ये 3 प्रकार के उत्तोलक हैं जिसके आयास, आलंब और प्रतिरोध अलग अलग जगह पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। उत्तोलक के प्रकार हम देखते हैं बच्चों। उत्तोलक के प्रकार श्रेणी। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, इन्हें चित्र 11.8 में दर्शाया गया है, ठीक है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक देखिए यहाँ पर, इस श्रेणी के उत्तोलक में आलंब भार और आयास के मध्य होता है। उदाहरण कैंची, पेचिस, सीसॉ, झूला, है ना, सीसॉ और झूला। चित्र 11.9 अ ब स। तो यहाँ पर अ में देख रहे हैं कैंची है ना, और ब में क्या है, पेंचिस, और यहाँ पर देखिए स में क्या है, सीसॉ, झूला है ना। ये हमारे उत्तोलक श्रेणी, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। यहाँ पर देखिए बच्चों द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। इस श्रेणी के उत्तोलक में भार, आलंब और आयास के मध्य होता है ना। इस श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं, उत्तोलक में जो भार होता है बच्चों, ये आलंब और आयास के मध्य में होता है। उदाहरण जैसे देखते हैं ठेला, सरोता, ठंडे पेय की बोतल खोलने वाला उपकरण आदि, है ना। तो ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं बच्चों, है ना, जो हम
कोका कोला के ढक्कन हो गए, है ना, स्प्राइट वगैरह के जो ढक्कन आते हैं उसके ढक्कन खुलते नहीं है नॉर्मली, तो इससे हम खोलते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए सरोता दिया हुआ है, जिससे हम अक्सर आम का अचार बनाते हैं। आप सभी देखे हैं बहुत लोगों के घरों में सरोता पाया भी जाता है, ठीक है। इस सरोता से ही आम को काटा जाता है और आम का अचार बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ठेला हो गया, सरोता हो गया और ठंडे पेय की बोतल खोलने वाला उपकरण है ये सभी। ये क्या है? सरोता है। और ये क्या है बच्चों? ये हमारा ठेला है, सरोता है। और ये क्या है? ये ठंडे पेय की बोतल को खोलने वाला उपकरण है, ठीक है। अब देखते हैं हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इस श्रेणी के उत्तोलक में आयास, आलंब और भार के बीच होता है। उदाहरण चिमटा, बंसी और फावड़ा आदि। चित्र 11.11 में हम देखते हैं। चित्र 11.11 तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं बच्चों ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा आते हैं। यहाँ पर देखिए ये चिमटा है हमारा, बंसी और फावड़ा होता है। ये हमारा बंसी है, ये फावड़ा है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से बंसी, फावड़ा और चिमटी ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। अब हम देखते हैं आर्किमिडीज में देखते हैं। आर्किमिडीज एक महान ग्रीक वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे, है ना। उनका जन्म सन 287 ईसा पूर्व सिसिली में हुआ था। उनके यांत्रिकी तथा ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें जग प्रसिद्ध कर दिया। उत्तोलक, घिरनी तथा पहिया और धुरी के उनके ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता की। उन्होंने उत्तोलक की शक्ति को भांपकर कहा था कि यदि उन्हें पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में खड़े होने के लिए एक स्थान दिया जाए तो वे उत्तोलक की सहायता से पृथ्वी को उसके स्थान से हटा सकते हैं। उन्होंने दीवार की आड़ में खड़े रहकर उत्तोलक की सहायता से बड़ी बड़ी चट्टानों की बौछार कर शत्रु सेना के छक्के छुड़ा दिए। साथ ही उन्होंने अवतल दर्पण द्वारा सौर ऊर्जा को एकत्रित कर शत्रु सेना के जलपोतों में आग लगाकर शत्रु को परेशान कर दिया। आर्किमिडीज ने तैरने के सिद्धांत का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से अपने दोस्त सिसिली के राजा के मुकुट के सोने की शुद्धता की जांच की। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे बच्चों, है ना। तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से ये अपने शत्रुओं के छक्का छुड़ा दिए हैं, है ना। अवतल दर्पण का उपयोग किए हैं ये, और ये उत्तोलक का उपयोग करके बहुत सारे चट्टानों का बौछार कर दिए, जिससे इनके शत्रु मात खा गए, ठीक है। इसी प्रकार से ये तैरने वाला जो सिद्धांत है बच्चों, इसका आविष्कार किए और इसके द्वारा ये क्या किए, राजा के जो मुकुट के सोने होती हैं इनकी शुद्धता का ये जांच किए, ठीक है। क्रियाकलाप 2 में देखते हैं बच्चों। आइए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के सिद्धांत को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। जैसे देखिए 50 सेंटीमीटर लंबी एक स्केल को बीच में धागे से बांधकर एक हुक से इस प्रकार लटकाइए कि स्केल क्षैतिज स्थिति में संतुलित हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक स्केल लिए हुए हैं बच्चों, और इसके बीच में मध्य भाग में एक धागा से इसे बांधकर लटका दिया गया है और यहाँ पर हुक लगा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संतुलन की स्थिति में जहाँ से धागा बंधा है वह आलम है ना। जहाँ से धागा बंधा है बच्चों ये क्या है, आलम है संतुलन की स्थिति में। अब 20 ग्राम के एक बाट को हल्के व छोटे पॉलीथीन से बांधकर धागे की सहायता से आलम्ब के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाइए। चित्र 11.12 में देखिए, है ना। ये बायां साइड है और ये दायां साइड है बच्चों। आप जानते हैं बायां और दायां, है ना। ये बायां और ये दायां, लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। तो दाईं ओर दूसरी भुजा पर 20 ग्राम, यानी कि दोनों तरफ कितने कितने ग्राम के, 20-20 ग्राम के बाट लगे हुए हैं बच्चों।
हल्के व छोटे पॉलीथीन से बांधकर धागे की सहायता से इस प्रकार लटकाइए कि स्केल पुनः संतुलित हो जाए। इस दूरी को नोट कीजिए। अब देखिए, अब इसी प्रयोग को बाईं भुजा पर आलम्ब के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बारी बारी से 10 ग्राम व 5 ग्राम के बाट लटकाकर दाईं भुजा पर 20 ग्राम के बाट को इतनी दूरी पर लटकाइए कि प्रत्येक बार स्केल संतुलित हो जाए। इस प्रेक्षणों को नोट कीजिए। क्या इनसे आपने यह निष्कर्ष निकाला? आलम्ब के बाईं ओर का भार इंटू आलम्ब से उसकी दूरी बराबर आलम्ब के दाईं ओर का भार गुणित आलम्ब से उसकी दूरी। आपने देखा है, आलम्ब के नज़दीक रखे 20 ग्राम के बाट को संतुलित करने के लिए हल्के बाट को आलम्ब से दूर रखना पड़ता है। इस प्रकार सीसॉ झूले को संतुलित करने के लिए भारी वस्तु को आलम्ब के पास रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, समान जो दूरी है हम आलम्ब से दूरी पर रखते हैं। बच्चों, सेकंड में आनंत तल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तोलक के प्रकार लिखकर प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। ये 2 आप लोगों का होमवर्क है, मेरे नंबर पर सेंड करेंगे इसका आंसर लिखकर। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।